नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी ने झारखंड का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ इस सब्सिडी का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने सीएम सपोर्ट्स ऐप लॉन्च करते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया, वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले को जटिलताओं से भरी योजना का नाम दिया है। जबकि जेएमएम ने पलटवार करते हुए बीजेपी से पूछा है कि आखिर इस योजना से उनकी पेट में दर्द क्यों हो रहा है। झारखंड में राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी के फैसले ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन के लिए सीएम सपोर्ट्स ऐप लॉन्च कर दिया, तो दूसरी तरफ इस योजना को अभी से बीजेपी असफल बताने में जुट गई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की इस योजना को जटिलताओं से भरा बताया है। मैं कह सकता हूँ ये योजना धरातल पर उतर ही नहीं पाएगा। जो बीपीएल की कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जिनके पास मोटरसाइकिल रहेगा वो बीपीएल की श्रेणी में आएंगे नहीं। इसलिए ये झूठ मूठ का एक तोहफा देने का प्रयास है, लेकिन पूरी तरह से जटिलताओं से भरा हुआ और केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने का हो सकता है घोषणा के पहले, लेकिन घोषणा के बाद ये जन आक्रोश बताया जाता है। लेकिन जब हेमंत सोरेन सरकार योजना का आरंभ करती है तब बीजेपी को ये जटिल क्यों लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी योजना करे तो उसमें बड़ा सरलता होता है और हम लोग कुछ भी करें तो बड़ा जटिल बन जाता है। यही तो मानसिक फर्क है लोगों में। इसका आकलन तो इसके चलने के बाद ही होगा। तो 26 तारीख से चूंकि उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इन तरह की बातें ये लोग कह रहे हैं। झारखंड में राशन कार्डधारी की संख्या की बात करें तो आंकड़ा 62 लाख के करीब है। बीजेपी बीपीएल को योजना का लाभ कैसे मिल सकता है, इस पर सवाल पूछ रही है, जबकि सत्ता पक्ष राशन कार्डधारी 2 पहिया वाहन मालिक को योजना का लाभ देने का दावा कर रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के नोटबुक पर अब राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र होगा। राज्य सरकार ने नोटबुक के कवर पेज पर सरकार की योजनाओं को छापने का प्रस्ताव कैबिनेट ने से पास किया है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों को सरकार की योजना की जानकारी पर प्रदेश में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने नोटबुक के कवर पेज पर केंद्र सरकार की योजना का भी जिक्र करने की मांग कर दी है। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब राज्य में संचालित योजनाओं की जानकारी मिलेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए निर्णय लिया है कि नोटबुक के कवर पेज पर राज्य सरकार की योजनाएं छापी जाएंगी। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी का कहना है कि इसमें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी जानकारी देनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने झारखंड में बदहाल एजुकेशन सिस्टम को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि सिर्फ राज्य की योजनाएं क्यों, केंद्र की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। और अधिकांश केंद्र की योजनाओं को ये राज्य सरकार अपना बता के पहले भी गलत तरीके से प्रचार कर चुकी है। लेकिन बड़ा प्रश्न यहाँ ये है कि जिन छात्रों के जरिए ये संदेश देना चाह रही है जनता के बीच में, वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, स्कूलों की स्थिति क्या है। हेडमास्टरों की एक लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई है, शिक्षकों की एक समय से लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई है। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके इस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, पहले उसे तो सुदृढ़ करें साहब। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार होगा, लोगों को फायदा होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काम सरकार
ये स्टेट सरकार करती है और केंद्र सरकार के लोगों की फोटो लगती है। तो ये काम तो कम से कम नहीं कर रही है झारखंड सरकार। ये तो इंफॉर्मेशन दे रही है अपने बच्चों को कि देखिए आपको अगर कहीं पढ़ना है तो मैं क्या क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सकता हूं, क्या क्या झारखंड सरकार उन बच्चों के लिए कर सकती है। तो ये भविष्य, झारखंड के सरकार के भविष्य उज्जवल है। इस सरकार में मैं समझता हूं कि ये जितने भी जो बच्चे जिनके पास जानकारी नहीं थी वो सारी जानकारी इकट्ठा करके ये सरकार उनको देगी। ये बहुत ही अच्छा कदम। तमाम योजनाएं जब तक आप लोगों तक ना पहुंचाए, उनको जानकारी ना हो, और इसलिए सरकार आपके द्वार भी चला और वो हर फेज में चलेगा, फेज वाइज चलेगा। तो जब तक जो स्कीम्स हम चला रहे हैं वो स्कीम जब तक जानकारी में ना आए तब तक आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार जरूरी है, संगठन के द्वारा भी, सरकार के द्वारा। हेमंत सोरेन सरकार इस फैसले के समर्थन में बड़े तर्क दे रही है, लेकिन सरकार का ये फैसला कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान समर्थकों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को हिदायत देते हुए बिजली विभाग के सहायक अभियंता को समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं जीएम और सीएमडी को फोन करके 2 जेई चंदन कुमार और एहसान अख्तर को सस्पेंड करने की मांग की है। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि पदाधिकारी अपने कार्यकलापों के साथ विद्युत आपूर्ति में सुधार लाएं। इस दौरान शहर में 45 मिनट तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। विधायक ने आरोप लगाया कि जामताड़ा को भाजपा माइंडेड पदाधिकारी जो वर्षों से यहां जमे हुए हैं, वो साजिश के तहत आम जनता को परेशान कर हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जामताड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में महज 6 घंटे ही बिजली मिल पाती है। गरीब लोगों के घरों की बिजली बिल बकाया का नाम पर काट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग केस और पुलिस का भय दिखाकर लोगों से वसूली करने का काम करता है। लोग भय से अपने गाय, बैल, धान और टमाटर बेचकर फाइन जमा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जामताड़ा है और यहाँ का मैं मालिक हूँ। मेरे रहते अगर आदिवासी कष्ट करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जामताड़ा विधानसभा को एक साजिश के तहत भाजपा माइंडेड पदाधिकारी जो आज भी जमे हुए हैं वो बदनाम कर रहे हैं, हमारी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। यहाँ पर मात्र 6 घंटा बिजली मिलता है गांव में, और उसके बाद भी वसूली के नाम पर बिल 2000 रुपया है, 22,000 रुपया फाइन करता है। और जब तक पैसा ना दे दीजिए वहीं पर रहता है लोग। अब पब्लिक केस का, पुलिस का भय दिखाकर लोग अपना बैल, बकरी, धान, टमाटर बेच रहा है और पैसा दे रहा है, फाइन। ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने सचेत कर दिया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जामताड़ा है, याद रखिए। यहाँ का एमएलए मैं हूँ, यहाँ का मैं मालिक हूँ। मैं जनता को कष्ट में नहीं दे सकता। मैं अभी टाउन फीडर 1 और टाउन फीडर 2 45 मिनट के लिए बाधित रहा था। विधायक जी आए थे और उनके साथ भी काफ़ी लोग थे और उनकी समस्या को भी सुना गया। विधायक जी भी सुने हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया, वो सब ले लिया गया है। उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला से भी वापसी का बात किया जा रहा था, क्या मामला है? उसका जांच करवाना होगा। जिस तरह से केस हुआ उसको जांच करवाएंगे पहले, क्योंकि प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग से होता है केस। और जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो बागी हो गए हैं। 20 फरवरी को अमित महतो जेएमएम से इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो बागी हो गए हैं। 20 फरवरी को अमित महतो जेएमएम से इस्तीफा दे सकते हैं। अमित महतो ने सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के दबाव से बाहर निकलने की सलाह दी है अमित महतो ने सरकार को। अमित महतो ने वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। जनता से किए गए वादे पूरा नहीं कर पाई सरकार, ये कहना है जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो का। अभी गुरुजी चूंकि स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं, और अभी तो ऑल इन ऑल हेमंदा है। और हेमंदा को हमने बहुतों बार, एक बार नहीं बहुतों बार हमने कहा है, वो भी हमेशा ही कहते रहे कि बनाएंगे, निश्चित रूप में बनाएंगे, परंतु बनाने के बजाय आज बिगड़ती चली जा रही है। जो हमारे देखते हैं माहौल किस तरीके से आज बिगड़ रहा है।
गलत तरीके से जो यहाँ नियोजित करने की जो साजिश रची जा रही है, बाहर के लोगों को बिठाने का साजिश रचा जा रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, साथ साथ यहाँ भाषाई अतिक्रमण करवा कर। तो जब बर्दाश्त से बाहर हो गई सर, तो हमने फेसबुक और ट्विटर का सहारा लिया, पब्लिक डोमेन में अपनी बातों को रखा है। और हम चाहते हैं कि ये जो बातें हैं हेमंत तक लोग पहुंचाएं। इतने दिनों तक तो हम पहुंचाते थे रूम में बैठकर, लोग पहुंचाएं कि भाई अमित ने ये कहा है तो आप इसको भैया इसको कर दें। सरेंडर कर चुके कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका को एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट जमानत देने से इनकार कर दिया है। कुंदन के अधिवक्ता ने कोर्ट में ये दलील दी कि कुंदन ने सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण किया है और उसके जेल में रहते किसी भी घटना में उसकी भूमिका सामने नहीं आई है, लिहाजा उसे जमानत मिलनी चाहिए, जिस पर एनआईए के अधिवक्ता ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि कुंदन के बाहर आने से इस मामले से जुड़े गवाह प्रभावित हो सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुंदन की जमानत याचिका को एनआईए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा समेत कई मामलों में कुंदन पाहन आरोपी है। इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। कुंदन के अधिवक्ता ईश्वर दयाल ने बताया कि अब वो जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल की पेशी हुई। एनआईए की विशेष कोर्ट में महेश अग्रवाल को आज पेश किया गया। कोलकाता स्थित आवास से एनआईए ने महेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। आधुनिक पावर कंपनी के एमडी हैं महेश अग्रवाल। पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है महेश अग्रवाल को। एचसी ने महेश अग्रवाल और विनीत अग्रवाल और सोनू अग्रवाल की अपील याचिका खारिज कर दी थी। गुमला पुलिस ने मुखिया सहित 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 1 सिक्सर और 5 गोली बरामद हुआ है। सभी अपराधी जारी, डुमरी, चैनपुर और रायडी थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय थे। इनका पेशा अपराधियों और नक्सलियों को हथियार सप्लाई करना था। गिरफ्तार अपराधी सफेद पोश लोगों का संरक्षण प्राप्त करते थे, ऐसा बताया गया है। गुमला एसपी ने बताया कि सभी अपराधी को जारी, रायडी और चैनपुर थाना से गिरफ्तार किया गया। अपराधी भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर निर्मल मिंज को भी हथियार का सप्लाई करते थे। इसके अलावा अन्य छोटे अपराधी संगठन को भी हथियार का सप्लाई किया जाता था। गिरफ्तारी की है 7 लोगों की, जिनके पास से 4 अवैध हथियार बरामद हुआ, जिसमें 3 देसी कट्टा और 1 देसी रिवॉल्वर है। 1 मिसफायर गोली बरामद हुई है और 4 जिंदा गोली। ये रात्रि में सूचना मिला था कि जो एक अभियुक्त है शाहरुख आलम, वो हथियार रखे हुआ है और वो हथियार जो पिछले बार निर्मल मीन्स को भेजा उससे भी वो संपर्क में रहता है और इसको मालूम है कहाँ कहाँ हथियार ये भेजता है। इसी के सूचना पे फिर इसके पास से एक हथियार बरामद हुआ। फिर इन्होंने बताया कि आगे वहाँ भी हथियार है। फिर उनसे महबूब खान, इफ्तिखार खान को भी अरेस्ट किया गया, जिनके पास से हथियार बरामद हुआ। फिर दीपक चीक पड़ाक और संजय चीक पड़ाक को भी अरेस्ट किया गया, जिनके पास से हथियार बरामद हुआ। और फिर विनायक का और गाब्रियल कुजूर को भी गिरफ्तार किया गया, जिनको पास से हथियार बरामद हुआ। देवघर पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने वाले 12 अपराधियों को शिवगंगा के समीप जय मंगला आश्रम से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 11 पिस्टल, ऑटोमेटिक पिस्टल, 42 जिंदा कारतूस, 7 मैगजीन, 17 खोखा, 1 चाकू, 4 मोटरसाइकिल, नकली जमीन के दस्तावेज और 43,000 नगद बरामद किए। ये सभी जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर रणनीति बना रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर इन सभी की गिरफ्तारी की गई। ये सभी बाबा परिहस्त ग्रुप के अपराधी थे, जो जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर कार्य किया करते थे। देवघर पुलिस ने सबको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
कुल गिरफ्तारियां हुई हैं 12। गिरफ्तारी का स्थान है आपको शिवगंगा लेन, जयमंगला आश्रम। बरामदगियां हैं 9mm बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है 2, 7.65 की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है 5, राइफल मस्किट है 2, रिवॉल्वर है 1, कट्टा है 1, 12 बोर की जो कारतूसें हैं 24 हैं, 9mm की कारतूस है 14 है, 8mm की कारतूस है 2 है, 7.62 की कारतूस है 2। सभी कारतूसें जिंदा हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैगजीन्स हमें 6 मिली हैं। 7.65 की 9mm की मैगजीन 1 मिली है। फिर खोखा हैं और 7.65 की खोखा 15 है, 9mm के खोखा 2। इसके अलावा 4 मोटरसाइकिल हैं और 43,000 कैश प्लस कुछ और भी सामान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।